प्रिय छात्रों, सभी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है, सभी को नमस्कार। और आज हम कला के अंतर्गत मौर्यकालीन कला को देखेंगे। मौर्य काल हमारे देश का ऐसा काल है जब छोटे छोटे राज्यों को छोड़कर भारतवर्ष में एक छत्र राज्य की स्थापना हुई। 322 ईसा पूर्व के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद राजा को हराकर और पूरे भारत में एक छत्र राज्य की स्थापना की। तो ये कह सकते हैं कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य उस समय हुआ, ठीक है। और उसका जो पौत्र था, उसका बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार का बेटा अशोक था। तो अशोक विश्व का महानतम सम्राट हुआ। 273 ईसा पूर्व के आसपास वो भी सिंहासन पर बैठा। अशोक की प्रारंभ में आस्था चाहे जैन धर्म में रही हो चाहे हिंदू धर्म में रही हो, लेकिन बाद में हम देखते हैं उसने बौद्ध धर्म के नियमों का अनुसरण किया और संभवतः उसी में वो दीक्षित हुआ अथवा नहीं, मगर उसके कार्यों में बौद्ध धर्म की छाप बराबर देखने को मिलती है। और उसने बौद्ध धर्म को स्थानीय रूप से हटाकर बल्कि विश्वव्यापी कर दिया। उसके प्रयासों से वह अशोक तो महान निर्माता था। बौद्ध परंपराओं में उसे 84,000 स्तूपों का निर्माता कहा गया है। हालांकि यह स्तूप और विहारों का निर्माण करता कहा गया, अतिशयोक्ति हो सकता है, पर फिर भी उसने हजारों की संख्या में अवश्य ही विहारों का और स्तूपों आदि का निर्माण करवाया रहा होगा। यद्यपि अंतिम मौर्य शासक 184 ईसा पूर्व तक शासन करते रहे, किंतु मौर्य साम्राज्य का पतन हमको अशोक के समय के बाद से ही देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि मौर्य काल में कला कैसी थी। मौर्य काल में छात्रों कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई। और पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कालीन की इस कला को देख लेते हैं, ठीक है। तो भारतीय कला के इतिहास में इस युग का महत्व इसलिए और भी अधिक है क्योंकि प्राक मौर्य युग में कलाकृतियों में लकड़ी और मिट्टी का ईंटें आदि का माध्यम था कला के स्रोत के रूप में। परंतु मौर्य काल से या अशोक के काल से, विशेष रूप से अशोक के काल से पाषाण का प्रयोग कला में अधिक मात्रा में होने लगा। और इस युग की कला में रूपों की विविधता और विषयों की विचित्रता भी दृष्टिगत गोचर होती है। तो अभी हम अशोक की कला हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य की कला को पढ़ते हैं, जो भारत का मौर्यकालीन प्रथम यशस्वी सम्राट था। तो वैसे भी हमको मौर्यकालीन कला दो रूपों में देखने को मिलती है, एक तो राजकीय कला और दूसरी लोक कला। लोक कला अर्थात जनता ने, कुम्हार आदि हम लोगों ने जो बनाते हैं मिट्टी आदि के बर्तन, मिट्टी की जो कला होती है वो लोक कला कहलाती है। मृण मूर्तियों को, जिन्हें हम मृण मूर्तियां कहते हैं। और राजकीय कला में पाषाण का बहुत अधिक उपयोग हुआ, लकड़ी आदि का भी उपयोग हुआ। चंद्रगुप्त के समय में नगर योजना, नगर पाटलिपुत्र नगर जो विश्व का श्रेष्ठतम नगर उस समय का हुआ करता था। तो इन सब की हम और अन्य भी बहुत सारे नगर ऐसे बसे जिनकी नगर योजना हम पहले देख लेते हैं। तो वास्तुकला में पहला नंबर है नगर योजना का, दूसरा है राजप्रसाद का और तीसरा काष्ठ मंच का। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के हैं, उनके समय के हैं। अशोक के काल में तो पाषाण का बहुत अधिक अर्थात पत्थर का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा था। तो नगर योजना में जो इसका प्रारंभिक रूप जो है वो पाटलिपुत्र के ही नगर विन्यास को हम लोग देख लेते हैं, उसी में दिखाई पड़ता है। मौर्यकालीन दुर्ग विन्यास के लिए हमको कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो वर्णित है लक्षण है कला के स्थापत्य लक्षणों को, उसी को आधार बनाया गया है। अर्थात कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो लिखा उसी को आधार बनाकर नगर की स्थापना या उसका वास्तु तैयार किया गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या कहता है? कौटिल्य कहते हैं कि नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर 3-3 गहरी परिखाएं, परिखा अर्थात खाइयां होनी चाहिए, तिहरी खाइयां होनी चाहिए, एक खाई नहीं 3-3 खाइयां होनी चाहिए। प्रत्येक परिखा की परस्पर दूरी 1 दंड अर्थात 1.80 मीटर होनी चाहिए। परिखाओं की चौड़ाई 10 से 14 दंड अर्थात इतने मीटर तथा गहराई और चौड़ाई की आधी या 3/4 होनी चाहिए। चौड़ाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए और गहराई भी मजे की होनी चाहिए। चौड़ाई की आधी या 3/4 अवश्य होनी चाहिए। परिखा को नीचे से सकरा और ऊपर से चौड़ा बनाना चाहिए। परिखा अर्थात खाई, यह प्राचीर, ये प्रथम खाई से 4 दंड की दूरी पर 1.80 मीटर की ऊंची प्राचीर का विधान किया गया। यह प्राचीर खाइयों से निकली हुई मिट्टी से के थूहे पर बनाई जाती थी, अर्थात खाई खोदने में जो मिट्टी निकलती थी उसी से नगर की चारों तरफ की प्राचीर अर्थात बाउंड्री वॉल भी बना दी जाती थी। थूहा जैसे बना दिए जाते थे, एक बहुत मोटे 25-25 मीटर मोटे होते थे वह नीचे से, और जिन पर नीचे ईंटें भी लगाई जाती थी अंदर की तरफ से।
ऐसे बनाई जाती थी, अर्थात नगर की सुरक्षा का पूरा पूरा प्रबंध किया जाता था। प्राचीर की चौड़ाई 5.40 मीटर से 1.80 मीटर तक तथा चौड़ाई ऊंचाई से 2 गुनी बताई गई है। ठीक है। अब इन रक्षा प्राचीर जो बनी होती थी, इसमें 12 द्वारों में 4 बड़े प्रमुख द्वार होते थे। चारों तरफ, चारों दिशाओं में मिलकर 12 द्वार होते थे, जिनमें 4 बड़े द्वार होते थे और बाकी के 8 छोटे छोटे आजू बाजू बने रहते थे। तो इन द्वारों को ब्राह्म या ब्रह्मा, इंद्र, यम तथा सेनापत्य कहे गए हैं। यम और सेनापत्य के नाम से इनको कहा गया है, इनके नाम दिए गए हैं। द्वारों को प्राकार के अर्थात बाउंड्री वॉल के भीतरी और एक चौड़ी और ऊंची सड़क बनाई जाती थी। जहां प्राचीर बनती थी उसके अंदर की तरफ भी एक चौड़ी सड़क बनाई जाती थी, जिस पर रथ आसानी से चल सकें। उच्च कोटि के वर्ग के लोग जब रथों पर चलते थे, राजा महाराजा सेनापति वगैरह, वो आसानी से दौड़ा सकें। इसे देवपथ कहा गया है। प्राकार के ऊपर कंगूरे बनाए जाते थे। नगर के मध्य में चारों ओर उद्यान से घिरा हुआ राजप्रसाद होता था, अर्थात राजमहल होता था। नगर में वीथी, रथ्या और महापथ 3 प्रकार के रास्ते होते थे, मार्ग होते थे। वीथी का अर्थ होता गलियां, और रथ्या था जिस पर रथ दौड़ सकें, महापथ भी जिस पर रथ दौड़ सकें। कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित उपर्युक्त नगर योजना मौर्य काल के पहले भी विद्यमान थी। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण भी इसी आधार पर हुआ था। हम जानते हैं कि हम इसके पहले हमारे यहाँ महाभारत आदि में और राज्यों का, बड़े बड़े राज्यों का भी और छोटे छोटे राज्यों का भी वर्णन देख चुके हैं, जहां पर इसी प्रकार से लगभग नगर योजनाएं हुआ करती थी। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, जिससे हमको मौर्यकालीन बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है, मौर्यकालीन नगरों का। तो इनके विवरण से भारत का सबसे बड़ा नगर पोलीब्रोथा अर्थात पाटलिपुत्र तो जिसका 80 स्टेडिया अर्थात लगभग 14 किलोमीटर लंबा तथा 15 स्टेडिया अर्थात लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा यह नगर था। 14 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ाई में के घेरे में यह नगर बसाया गया था। इसके चारों ओर 180 मीटर चौड़ी और 13.12 मीटर गहरी खाई थी। नगर के चारों ओर लकड़ी की बनी हुई रक्षा प्राचीर थी, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2 बुर्जों के बीच की दूरी लगभग 66 मीटर थी। द्वारों की ऊंचाई 3.90 मीटर और चौड़ाई 4.20 मीटर थी। रक्षा प्राचीर के निर्माण में, जो बाउंड्री वॉल थी, उसके निर्माण में ईंट, पत्थर और के स्थान पर लकड़ी का प्रयोग अधिक किया गया था। इस विषय में मेगास्थनीज का कहना है कि जो नगर नदियों के तट या निचली भूमि पर स्थित होते थे, उन्हें बाढ़ का खतरा बराबर रहता था, और इसीलिए ऐसे नगरों की प्राचीर बनाने के लिए लकड़ी के लट्ठे लगाए जाते थे। और पाटलिपुत्र जो था वो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था, इसलिए उसकी रक्षा प्राचीर लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठों से तैयार की गई थी। पाटलिपुत्र के ही समान इस काल के अन्य भी बहुत से प्रसिद्ध नगर थे, जिनमें कौशाम्बी, श्रावस्ती, मथुरा, वाराणसी, प्रतिष्ठान, उज्जैनी आदि का विन्यास ऐसा ही रहा होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। और सांची के स्तूप के तोरणों में जो दृश्य अंकित है, उसकी पृष्ठभूमि में भी नगरों का अंकन हुआ है, जो मौर्यकालीन वास्तुकला का परिचय देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारी नगर योजना की। इसी योजना पर, इसी प्लानिंग पर नगर बनाए जाते होंगे, जो हमने आपको बताई थी। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं राजप्रासाद पर। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद कैसा है, ये देख लेते हैं। यूनानी जो यात्री था मेगास्थनीज, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद का विवरण प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार राजप्रासाद नगरों के मध्य में उद्यानों से घिरा हुआ था। ये जो नगर था पाटलिपुत्र, ये इसके चारों तरफ बगीचे सुंदर सुंदर बनाए गए थे। ये सूसा तथा एक बटना के, जो ईरान के महल थे सूसा और एक बटना, उनके राजप्रासादों से भी अधिक उत्तम था, उच्च कोटि का था। उद्यानों में शुक, मोर आदि पक्षी, तोता को कहते हैं, शुक, मोर आदि पक्षी पाले जाते थे। कृत्रिम सरोवरों में मछलियां भी डाली जाती थी। राजप्रासाद के लकड़ी के स्तंभों पर सोने के पत्थर चढ़ाए जाते थे, जिन पर विभिन्न प्रकार की लताओं एवं पक्षियों की आदि की चित्रकारी का अंकन किया गया था। राजप्रासाद के जो आंतरिक कक्ष थे, उसमें सोने, चांदी, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े सिंहासन, पादपीठ अर्थात पैर रखने की चौकियां तथा अन्य वस्तुएं हुआ करती थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में
आपको बता चुके हैं कि राजप्रसाद के चारों ओर खाई और प्राचीर, आंतरिक भाग में तहखाने तथा अनेक गुप्त कक्ष और मार्गों का वर्णन भी प्राप्त होता है। प्रासादों की दीवारों का निर्माण ईंटों से बतलाया गया है। साथ ही अग्नि से रक्षा हेतु अंतःपुर की दीवारों पर कनक वार्य अथवा विद्युत भस्म प्रयोग करने का उल्लेख भी मिलता है। और युग के राजप्रसाद का कोई भी अवशेष इस समय उपलब्ध नहीं है, किंतु 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का भ्रमण करने वाले जो चीनी यात्री फाहियान थे, जो गुप्त काल में आया हुआ था, उसने पाटलिपुत्र में पाषाण के एक मौर्यकालीन प्रासाद का उल्लेख किया है। वो कहता है कि अशोक का राजप्रसाद अपने विशाल शिलापट्ट, द्वार, भित्ति और चित्ताकर्षक नक्काशी के कारण मनुष्य द्वारा निर्मित तो बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है, अर्थात उसका निर्माण देवताओं ने किया होगा ऐसा लगता है देखकर उसको, इतना खूबसूरत था वो। 7वीं शताब्दी में जो ह्वेनसांग आया, उसने भी पाटलिपुत्र की यात्रा की थी, मगर तब तक यह राजप्रसाद नष्ट हो चुका था। तो और एक स्थान है कुम्हारहार बच्चों, तो कुम्हारहार या कुम्हराहार कह सकते हैं, वहां पर एक विशाल भवन के अवशेष अवश्य प्राप्त हुए हैं उत्खनन में, जिसे सभा भवन की संज्ञा दी गई है। कुम्हारहार आधुनिक पटना के पास में ही है और स्पूनर तथा काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इस स्थल का उत्खनन किया गया था। यह सभा मंडप 10-10 की पंक्तियों पर टिका हुआ था। ये स्तंभ खंडितावस्था में अर्थात सभी टूटे हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। स्पूनर का कथन है कि ये संभवतः 6 मीटर ऊंचे अवश्य रहे होंगे और इस दूर ये कहा जा सकता है कि यह सभा भवन 42 मीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ा रहा होगा स्तंभों के संख्याओं के अनुमान से। स्तंभ लकड़ी की चौकियों पर खड़े किए गए थे, जिनका परिमाप 4.5 वर्ग फुट था चौकियों का। यह चौकियां 6 इंच मोटी नीली मिट्टी से जमीन पर चिपकाई गई थी। सभा भवन का फर्श और छत लकड़ी से बनाए गए थे। स्पूनर को 72 स्तंभ प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक स्तंभ सुरक्षित रूप में मिला है। सॉरी, यह अशोक के अन्य स्तंभों के समान बलुए पत्थर का बना हुआ है तथा सुचिक्कण है, अर्थात चिकना है। तो ऐसा लगता है कि इस भवन में बाद में आग लग गई थी, जिसके फलस्वरूप काष्ठ की सभी चीजें, छत, फर्श आदि सब जलकर राख हो गए थे, जल गया होगा। तो उत्खनन में जो प्राप्त राख हुई है और कोयले मिले हुए हैं, वो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर काष्ठ का मंच। सभा मंडप के समीप ही 30 फुट लंबे, 5 फुट 4 इंच चौड़े तथा 4.5 फुट लंबे 7 काष्ठ मंच उपलब्ध हुए हैं, अर्थात लकड़ी के 7 मंच उपलब्ध हुए हैं, जो उत्कृष्ट काष्ठ शिल्प के नमूने हैं। इनकी रचना लट्ठों को एक दूसरे के ऊपर रखकर फलकों से जोड़कर की गई है और जोड़ों को बड़ी सूक्ष्मता से जोड़ा गया है। तो इतना हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्यकालीन कला वास्तुकला के रूप में हमको बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। इसी को बाद में, इसी कला को आगे चलकर सम्राट अशोक ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने पहली बार पाषाण का बहुलता से प्रयोग किया, ताकि उनकी बनी हुई निशानियां आज भी हम देख पा रहे हैं। इतने 2500 साल के आसपास लगभग बीत रहे हैं, फिर भी हम उस चीज को देख पाते हैं, उस कला को। अगर पाषाण निर्मित ना होते तो ये सब प्रमाण हमारे सामने से सारे हट गए होते और हम अपने इस सुंदर अतीत को संभवतः उतने अच्छे से नहीं जान पाते जितने अच्छे से अभी जान पाए हैं। ब्राह्मी लिपि के द्वारा जेम्स प्रिंसप को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके द्वारा ये लिपि पढ़ी जा सकी और ये जो वास्तुकला मिली है हमें देखने को, ये भी शायद ना मिलते। तो आज के लिए इतना ही। छात्रों बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम अशोक कालीन कला को देखेंगे।